हाय एवरीवन। अभी तक हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर देखा कि रिस्क कैसे कैलकुलेट होती है और दो सिक्योरिटीज को मिला के हम पूरे पोर्टफोलियो की रिस्क को कम कर सकते हैं अगर उनके बीच में कोरिलेशन नेगेटिव है तो आज हम देखेंगे कि तीन सिक्योरिटीज के साथ अगर रिस्क कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट होगी, क्या फॉर्मूला होगा ऑन द सिमिलर एस्पेक्ट जैसे हमने दो सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो का किया। उसके साथ साथ आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, एफिशिएंट पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम एक पोर्टफोलियो को फॉर्म कर सकते हैं जहां पे हमारी सबसे ज्यादा रिटर्न हो। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पोर्टफोलियो के अंदर तीन सिक्योरिटीज हैं तो उसकी रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने देखा था कि अगर दो सिक्योरिटीज होती है तो टू सिक्योरिटीज उस पोर्टफोलियो की रिस्क को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एक्स सिक्योरिटी की रिस्क है और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वाई सिक्योरिटी की रिस्क है। और हमने एक पोर्टफोलियो बना रखा है जिसके अंदर डब्ल्यू एक्स एक्स का प्रोपोर्शन है और डब्ल्यू वाई वाई का प्रोपोर्शन है। और दोनों सिक्योरिटीज को लेके हमने पोर्टफोलियो की रिस्क निकाली थी और हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पोर्टफोलियो की रिस्क के लिए। तो यहाँ पे अगर हम पोर्टफोलियो इन दोनों का कोरिलेशन निकालें तो कोरिलेशन सपोज एक्स वाई है दोनों का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तीन सिक्योरिटीज के साथ, तो सपोज तीसरी सिक्योरिटी है जेड जिसकी रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन जेड और पोर्टफोलियो के अंदर उसका जो रेशियो है वो डब्ल्यू जेड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम पोर्टफोलियो की रिस्क निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पी तो उन स्टैंडर्ड डेविएशन पी के लिए दो सिक्योरिटीज के बीच में जो कोरिलेशन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम तीन सिक्योरिटीज की बात करें तो तीन सिक्योरिटीज का भी फॉर्मूला उसी एस्पेक्ट पे रहेगा। इसके अंदर कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्क्वायर डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्क्वायर डब्ल्यू वाई स्क्वायर। इसको एक्सटेंड कर देंगे, जैसे दो सिक्योरिटीज का फॉर्मूला था उसी को एक्सटेंड कर देंगे तीन सिक्योरिटीज के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जेड स्क्वायर डब्ल्यू जेड स्क्वायर प्लस दो सिक्योरिटीज के केस में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है जहां के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दो सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पे हम तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और साथ में कोरिलेशन इंपॉर्टेंट होगा। कोरिलेशन सिर्फ दो सिक्योरिटीज के बीच में कैलकुलेट किया जा सकता है, एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ और जेड का एक्स के साथ। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई एंड कोरिलेशन एक्स वाई प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई स्टैंडर्ड डेविएशन जेड डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड एंड कोरिलेशन वाई जेड प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन जेड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डब्ल्यू जेड डब्ल्यू एक्स एंड कोरिलेशन जेड एक्स। इस फॉर्मूले से हम तीन सिक्योरिटीज के पोर्टफोलियो के रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बनता है जहां पे आपको सारी फिगर्स दे रखी होंगी और आपको पोर्टफोलियो की रिस्क कैलकुलेट करनी है। अगर ये तीन की है तो चार की भी इसी तरह से एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला है जहां पे हम तीन सिक्योरिटीज के साथ एक पोर्टफोलियो अगर बनाते हैं तो उस पोर्टफोलियो की रिस्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हम लेटर ऑन लेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट है। आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। उस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने से पहले आपको अभी तक जो हमने रिस्क कैलकुलेट करी है उसका रेलेवेंस देखते हैं। हमने देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी सिक्योरिटी की रिस्क को डिटरमाइन करता है और स्टैंडर्ड डेविएशन की हमने कैलकुलेशन देख ली। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे एग्जांपल के लिए एक एक्स सिक्योरिटी है और एक वाई सिक्योरिटी है। एक्स सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो 10 है और वाई सिक्योरिटी का
पा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है? वाई सिक्योरिटी इज मोर रिस्की। क्यों? क्योंकि इसका फ्लक्चुएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज्यादा होगा तो सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की होगी, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो सिक्योरिटी कम रिस्की होगी। तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर कोई भी सिक्योरिटी को सिलेक्ट करता है तो उसकी प्रेफरेंस होती है कि कम रिस्क को बियर किया जाए। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजरमेंट हमें मिल जाता है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी ज्यादा रिस्की है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये डिफाइन करता है कि उस सिक्योरिटी की टोटल रिस्क कितनी है। टोटल रिस्क के दो पार्ट होते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से हमने ये देखा था कि अगर सिक्योरिटी एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और सिक्योरिटी वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, अगर दोनों सिक्योरिटीज के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और दोनों को 50-50% के हिसाब से लिया जाता है तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 12.5। क्यों? क्योंकि एवरेज आउट हो जाएगा, यानी कि वेटेड एवरेज हो जाएगा। लेकिन हम इन दोनों सिक्योरिटीज से एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उस पोर्टफोलियो की रिस्क को कम कर सकते हैं इफ कोरिलेशन इज नेगेटिव। अगर कोरिलेशन नेगेटिव है तो एक पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है और उस पोर्टफोलियो की रिस्क क्या होगी? रिस्क विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक सिक्योरिटी ऊपर जाती है और वाई सिक्योरिटी नीचे जाती है तो ओवरऑल वेरिएंस पोर्टफोलियो का कम हो जाता है। हमने इसका एग्जांपल देखा था दो सिक्योरिटीज को लेके। तो इन दोनों सिक्योरिटीज को लेके हम एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अगर इन दोनों का कोरिलेशन नेगेटिव है तो हम पूरे पोर्टफोलियो की रिस्क को कम कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट के बेस पे आज हम एक स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो कैसे फॉर्म किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंट पोर्टफोलियो। ये मार्कोविट्ज ने एक्सप्लेन किया था 1952 में, और मार्कोविट्ज ने ये एक्सप्लेन किया कि अगर हम किसी पोर्टफोलियो का रिलेशन निकालें और दो सिक्योरिटीज जिनकी बीच में कोरिलेशन नेगेटिव है तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिस्क को कम किया जा सकता है। इसका मतलब उसने सबसे पहले ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करी कि पोर्टफोलियो यानी कि दो सिक्योरिटीज या दो से ज्यादा सिक्योरिटीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो ओवरऑल रिस्क कम हो जाती है, लेकिन ओवरऑल रिस्क तभी कम होती है जब दोनों सिक्योरिटीज के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो। यानी कि अगर एक सिक्योरिटी ऊपर जाती है और दूसरी सिक्योरिटी स्लाइटली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो ओवरऑल रिस्क पोर्टफोलियो के अंदर आपकी कम होगी। तो अगर कोरिलेशन नेगेटिव होता है तो पूरे पोर्टफोलियो की रिस्क को हम कम कर सकते हैं। मार्कोविट्ज ने इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। अब इसको समझने के लिए आप देखिए, हम इस कंसेप्ट के बेस पे एक जनरल रूल है कि अगर हम किसी भी सिक्योरिटी को सेलेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उस सिक्योरिटी को सेलेक्ट किया जाए जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही हो, लेकिन साथ में एक दूसरा बेंचमार्क हो रहा है कि रिस्क का लेवल सेम हो। यानी कि अगर मेरे पास 10 सिक्योरिटीज का ऑप्शन दिया हुआ है और 10 में से सभी सिक्योरिटीज की रिस्क बराबर है तो मैं उस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करूंगा जिसकी रिटर्न सबसे ज्यादा होगी। और अगर मुझे 10 सिक्योरिटीज दूसरी दी जाए जिनकी रिटर्न सबकी बराबर है लेकिन रिस्क अलग अलग है तो मैं उस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करूंगा जिसकी रिस्क सबसे कम होगी। तो जनरल रूल के अंदर ये दो प्रिंसिपल्स यूज में आते हैं। सेलेक्ट दैट पोर्टफोलियो और सिक्योरिटी विच गिव्स मैक्सिमम रिटर्न एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क का लेवल सेम होना चाहिए और उसमें सबसे ज्यादा जो रिटर्न देगी उस सिक्योरिटी को या उस पोर्टफोलियो को हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा रूल है
विच गिव्स मिनिमम रिस्क फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी कि अगर सिक्योरिटीज की रिटर्न सेम होगी तो हम उस सिक्योरिटी को सेलेक्ट करेंगे जिसकी रिस्क सबसे कम होगी। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास ए, बी एंड सी, दीज आर दी 3 सिक्योरिटीज। एक सिक्योरिटी ए जिसकी रिटर्न है 12%, बी जिसकी रिटर्न है 14% और सी जिसकी रिटर्न है 16%। एग्जाम्पल के लिए ये हो गई आपकी रिटर्न। यहां पे रिस्क की बात करते हैं। रिस्क ए की 5 है, बी की 5 है और सी की भी 5 है। तो इनमें से सबसे अच्छी सिक्योरिटी क्या होगी? सी, बिकॉज एट ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क that is 5, security C is giving highest return. So based on the efficient portfolio concept or a general rule of selection, we will select security C. क्यों? क्योंकि security C की रिटर्न सबसे ज्यादा है at a given level of risk. दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर इन्हीं सिक्योरिटीज में से X, Y और Z 3 सिक्योरिटीज हैं, इनकी रिटर्न सबकी 10-10% है, एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न, लेकिन रिस्क अलग अलग है। एक्स की रिस्क है 8, वाई की रिस्क है 7 और जेड की रिस्क है 10। तो अब आप देखिए रिटर्न सबकी बराबर है लेकिन रिस्क सबसे कम वाई की है। तो यहां पे एफिशिएंट सिक्योरिटी हियर विल बी सी एंड हियर वाई। वाई बिकॉज सिक्योरिटी वाई is giving 10% return at a level of 7% risk, which is lowest risk. So out of these 3 securities, efficient security will be Y security. And here, out of these 3 securities, security C will be the efficient security. इसी कंसेप्ट में अगर हम वेरियस कॉम्बिनेशंस, मान लीजिए ये 3 सिक्योरिटीज हैं जिनकी आपस में कोरिलेशन भी दे रखे हैं। कंसेप्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो का ये आया कि एक सिक्योरिटी या इंडिविजुअल सिक्योरिटीज को कंपेयर करने की जगह पे आप उनके पोर्टफोलियोज भी बनाओ। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कंपेयर ओनली इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, रादर यू डू फॉर्म वेरियस पोर्टफोलियोज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अवेलेबल सिक्योरिटीज। सो ए, बी, सी और एक्स, वाई और जेड, out of these securities you prepare the various portfolios with the various proportions and compare all those portfolios, but this general rule of selection will apply on every portfolio. So अगर मैं A, B और C 3 सिक्योरिटीज को लेता हूं और सारे पोर्टफोलियोज बनाता हूं और उन पोर्टफोलियोज को कंपेयर करता हूं तो मुझे पता है कि उनकी रिटर्न भी, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी डिफरेंट होगी और रिस्क भी डिफरेंट होगी। तो मेरे पास जो आंसर होगा कि मैं उसी पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करूंगा जिसके अंदर एक लेवल रिस्क के ऊपर सबसे ज्यादा रिटर्न हो या एक लेवल ऑफ रिटर्न के ऊपर सबसे कम रिस्क हो। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैंने 6 सिक्योरिटीज को लिया है और 6 सिक्योरिटीज की रिटर्न आपको दे रखी है और रिस्क भी आपको दे रखी है। ए सिक्योरिटी जिसकी रिटर्न है 8% और रिस्क है 4%, बी सिक्योरिटी 8%, 5%, सी सिक्योरिटी 12%, 12%, डी सिक्योरिटी, ई सिक्योरिटी एंड एफ सिक्योरिटीज। दीज 6 सिक्योरिटीज आर अवेलेबल टू कंपेयर एंड टू अंडरस्टैंड दी एफिशिएंट पोर्टफोलियो। हम ये मान लेते हैं कि ये इंडिविजुअल सिक्योरिटीज हैं या इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज हैं जिनको हमने यूनिक तरीके से बनाया। अब हम बात करें कि अगर दोनों जनरल रूल को हम फॉलो करें तो कौन सी सिक्योरिटीज को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ए सिक्योरिटी को कंपेयर करते हैं सबसे पहले बी से। ए सिक्योरिटी की रिटर्न 8%, 8% और देखते हैं कि 8% की रिटर्न किस सिक्योरिटी की है। तो एफ सिक्योरिटी इज ऑल्सो हैविंग अ रिटर्न ऑफ 8%। तो अगर सेम लेवल ऑफ रिटर्न के ऊपर हम देखें तो सबसे कम रिस्क कौन सी सिक्योरिटी की है? सबसे कम रिस्क है ए की, बिकॉज एट द लेवल ऑफ 8% रिटर्न security A has 4% risk, B 5% risk and F 6% risk. So as per the general rule of selection, security A follows the general rule
एंड सिक्योरिटी ए विल बी कंसिडर्ड एज एफिशिएंट सिक्योरिटी, और इस सिक्योरिटी को हम नहीं करेंगे और एफ को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन तीनों सिक्योरिटीज में से ए सिक्योरिटी परफेक्ट हो गई और उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं दूसरी पे, बी को तो कहीं कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सी पे आते हैं, सी पे 12% की रिटर्न है और 12% की रिटर्न है। अब आप देखिए कि इस लेवल पे 12% की रिस्क के लेवल पे या 12% के रिटर्न के लेवल पे कोई कंपैरिजन नहीं दे रखा है हमें, तो हम ये मान लेंगे कि ये एक यूनिक पोर्टफोलियो है जिसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, यानी कि 12% की रिटर्न या उससे ज्यादा की रिटर्न और 12% की रिस्क या उससे कम की रिस्क पे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो सी इज ऑल्सो फॉलोइंग अ जनरल रूल ऑफ सिलेक्शन हियर बेस्ड ऑन दी अवेलेबल पोर्टफोलियोज। डी सिक्योरिटी को अगर हम कंपेयर करें तो ए और डी ये दो सिक्योरिटीज हैं जिनकी रिस्क 4 है, लेकिन इसकी रिटर्न 8 है, 4 है, तो इसको तो हमने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी रिटर्न 4 है और रिस्क भी 4 है। 4 की रिस्क पे ए इज गिविंग द हायर रिटर्न। ई सिक्योरिटी में आप देखिए, अगर हमें ए नहीं दे रखी होती, बी से कंपेयर करते हैं तो बी और ई दोनों की 5% की रिस्क है, लेकिन ई की रिटर्न 9% है, लेकिन बी को हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, तो बी से कंपैरिजन करना ही पॉसिबल नहीं है इसका। ई इज अगेन अ यूनिक कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हमें 5 की रिस्क भी बढ़ रही है और रिटर्न भी बढ़ रही है, लेकिन एक यूनिक परफॉर्मेंस है। तो यूनिक परफॉर्मेंस का मतलब यहां पे इसका कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बेस्ट अवेलेबल पोर्टफोलियो है। क्यों? क्योंकि 5 की रिस्क पे 9 की रिटर्न सबसे ज्यादा रिटर्न है। सो ई सिक्योरिटी इज अगेन एन एफिशिएंट सिक्योरिटी या एफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो अगर हम इन सब की बात करें तो इन सब में से जो सिक्योरिटीज जनरल रूल को फॉलो कर रही है वो है ए, सी एंड ई सिक्योरिटी, जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सिक्योरिटीज के सिलेक्शन के लिए या पोर्टफोलियो के सिलेक्शन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सी को सेलेक्ट करो क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा रिटर्न है। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के एटीट्यूड के ऊपर या इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट के ऊपर। अगर मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूं तो मैं सिक्योरिटी सी सेलेक्ट कर सकता हूं, अगर मुझे कम रिस्क लेनी है तो मैं कम रिस्क वाली सिक्योरिटी सेलेक्ट करूंगा। तो ए, सी एंड ई दीज 3 सिक्योरिटीज आर अवेलेबल एंड तीनों जनरल रूल को फॉलो करती है, इसलिए तीनों सेलेक्ट की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करेगी आपकी प्रेफरेंस के ऊपर, इन्वेस्टर की प्रेफरेंस के ऊपर। अगर मैं कम रिस्क लूंगा तो कम रिस्क वाली सिक्योरिटी सेलेक्ट करूंगा, ऑफकोर्स रिटर्न भी कम होगी। अगर थोड़ी सी रिस्क बढ़ा देता हूं मीडियम पे, तो मान लो ये 5 यानी कि ई सिक्योरिटी में सेलेक्ट कर सकता हूं और मेरी रिटर्न भी 9% की हो जाती है। और अगर मैं ज्यादा रिस्क बियर कर सकता हूं तो सी सिक्योरिटी को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। अब देखिए, एफिशिएंट पोर्टफोलियो का कंसेप्ट समझने के लिए हम एक काम करते हैं, इन सारी 6 सिक्योरिटीज को एक ग्राफ पेपर पे लेके आते हैं और ग्राफ पेपर पे आप अंडरस्टैंड करिए। एक सिंपल सा ग्राफ हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे देखिए, इस पे एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, एंड वाई, यहां पे हम डालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन x और यहां पे हम आर एक्स। दो का मेजरमेंट ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और उसके ऊपर भी। अब हम इन सिक्योरिटीज को रिस्क और रिटर्न ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी किस लेवल को शो करती है। अगर हम बात करते हैं ए सिक्योरिटी की, तो ए सिक्योरिटी की रिटर्न है 8% जो कि यहाँ पे आनी चाहिए, और वाई सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी की रिस्क है 4%। तो इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे आपको दिखेगी। इसको हम लिख देते हैं ए सिक्योरिटी। अब हम बी सिक्योरिटी की बात करें तो बी सिक्योरिटी की रिटर्न भी 8% है, लेकिन रिस्क इंक्रीज हो गई है। तो रिस्क यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली स्लाइटली यहाँ पे होनी चाहिए ए के साइड में। तो ये सिक्योरिटी बी हम इसको लिख देते हैं, सिक्योरिटी बी यहाँ पे है।
अब हम सिक्योरिटी सी पे चलते हैं। सिक्योरिटी सी 12% की रिटर्न और 12% की रिस्क, तो 12% ये एकदम सेपरेटली यहां पे आपको शो करेगी, ये सी सिक्योरिटी है। डी सिक्योरिटी की बात करें तो डी सिक्योरिटी जिसकी 4% की रिस्क है और 4% की रिटर्न है, तो आपको वो डी अप्रोक्सीमेटली यहां पे दिखेगी, डी सिक्योरिटी। ई सिक्योरिटी की बात करें तो ई सिक्योरिटी जिसकी रिटर्न 9% की है और रिस्क आपकी 5% की, तो 5% की रिस्क जहां पे बी सिक्योरिटी थी उसी के ऊपर यहां पे आपको दिखेगी, यहां पे आपको दिखेगी ई सिक्योरिटी। अब हम एफ सिक्योरिटी की बात करें तो एफ सिक्योरिटी की रिस्क 8% की है, 6% की रिस्क है और रिटर्न 8% की है, तो एफ सिक्योरिटी आपको यहां पे दिखेगी, दिस इज एफ सिक्योरिटी। और ये ई सिक्योरिटी आपको यहां। अगर हम यहां देखें तो हमने देखा कि ए सिक्योरिटी, सी सिक्योरिटी एंड ई सिक्योरिटी, दीज थ्री सिक्योरिटीज आर दी एफिशिएंट सिक्योरिटीज। अगर इन तीनों सिक्योरिटीज को आपस में मिला दिया जाए तो आप देखिए ये एक इस तरीके का कर्व बनता है और इस कर्व को हम बोलते हैं एफिशिएंट फ्रंटायर। एफिशिएंट फ्रंटायर। इस एफिशिएंट फ्रंटायर की डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंट फ्रंटायर वो कर्व है जिसके ऊपर सभी एफिशिएंट पोर्टफोलियोज या एफिशिएंट सिक्योरिटीज होंगी। इसका मतलब वो पोर्टफोलियोज या वो सिक्योरिटीज जनरल रूल को फॉलो करेगी और जितनी भी इनएफिशिएंट सिक्योरिटीज होंगी वो सारी की सारी अंडर दी कर्व रहेंगी, जिनको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो सिक्योरिटीज जनरल रूल को फॉलो नहीं करती है। इस एफिशिएंट फ्रंटायर पे जितनी भी सिक्योरिटीज होंगी या पोर्टफोलियोज होंगे वो सभी एफिशिएंट सिक्योरिटीज होगी, इसका मतलब दे विल फॉलो जनरल रूल ऑफ सिलेक्शन। ए, सी एंड ई, these securities are on this efficient frontier, therefore they follow general rule of selection। इसी को हम बोलते हैं efficient concept of efficient portfolio। efficient portfolio और efficient securities will be on the curve। now जहां पे एक ग्राफ बनाया, रिस्क रिटर्न ग्राफ, और उस रिस्क और रिटर्न ग्राफ पे हमने एक इस तरीके का कर्व हमारे सामने आया। इस कर्व को हमने बोला कि इस कर्व के अंदर, यानी कि यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन और यहां पे रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज एंड यहां पे रिस्क एंड रिटर्न। इस ग्राफ पे जितनी भी सिक्योरिटीज हमने निकाली, दो सिक्योरिटीज वर फॉलोइंग द एफिशिएंट पोर्टफोलियो रूल एंड ऑल inefficient securities will be under this curve, inefficient securities and all efficient securities are found on this curve। securities which follow general rule of selection are efficient securities and found on efficient frontier। राइट, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। इसी के बेस पे एक कंसेप्ट डेवलप किया गया जिसको हमने बोला कंसेप्ट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। आप लोगों ने सुना होगा कि अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। कंसेप्ट ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो क्यों आया? बिकॉज मैंने अभी देखा, आपको बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि टोटल रिस्क है, they have two parts, one is systematic risk and one is unsystematic risk, though we will discuss these in detail, but
सिस्टमेटिक रिस्क is the risk of the market. It means which cannot be eliminated. But if two securities has negative risk, negative correlation, then the risk of a portfolio can be reduced. In that way, a concept of market portfolio. Understand this. If there are only few securities in the market and those securities are clubbed together, then the impact of the individual securities risk will not be on the total risk of that particular one entity. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं कि मार्केट में अगर जितनी भी सिक्योरिटीज हैं सबको एक साथ क्लब कर दिया जाए और सिर्फ एक कंपनी को रखा जाए, तो उन सिक्योरिटीज में मान लीजिए एक कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और दूसरे के डाउन हो जाते हैं, तो इंडिविजुअल उस कंपनी जिसके अंदर उन कंपनीज के अंदर जिसमें सबका इन्वेस्टमेंट है, वो उसके शेयर्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो डिवीजन है, एक की रेवेन्यू कम होगी दूसरे की बढ़ जाएगी। तो सिस्टमेटिक रिस्क अलग है, अनसिस्टमेटिक रिस्क को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मार्केट पोर्टफोलियो ये बोलता है कि अगर सारी सिक्योरिटीज को क्लब कर दिया जाए तो उनसे जो एक पोर्टफोलियो बनता है वो एक यूनिक पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि उसके अंदर सारी सिक्योरिटीज कंबाइंड हो गई है, इसलिए इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की जो रिस्क है उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। लेकिन वो रिस्क जो कि सभी सिक्योरिटीज को इंपैक्ट करती है, उसका इंपैक्ट उस एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट यानी कि उस सिक्योरिटी के ऊपर भी होगा, उस पोर्टफोलियो के ऊपर भी होगा। तो मार्केट पोर्टफोलियो एग्जांपल के लिए बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो बीएसई सेंसेक्स एक कोई कंपनी नहीं है, इट इज इंडेक्स जिसके अंदर टॉप 30 कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, उन टॉप 30 कंपनीज को लिया जाता है और उन टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक वेटेड एवरेज के हिसाब से मेजर किया जाता है। तो अगर हम उन टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स की कैलकुलेशन होती है उनके वेटेड एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। अब अगर मैं बीएसई सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे जितनी भी कंपनीज वहां पे हैं, इंडिविजुअल कंपनीज की परफॉर्मेंस से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीएसई सेंसेक्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो मुझे फायदा होगा अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूं तो बीएसई सेंसेक्स एक कैसे ट्रेडिंग होती है वो भी हम देखेंगे। बीएसई सेंसेक्स एक इंडेक्स है जो कि 30 कंपनीज को इंक्लूड करता है, बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, वेटेड एवरेज इंडेक्स है। इसका मतलब क्या है? फ्री फ्लोट का मतलब अदर देन प्रोमोटर्स स्टैक, जो कि मार्केट में फ्रीली ट्रेड किया जा सकता है उसके बेस पे। अब ये बीएसई सेंसेक्स एक मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि पोर्टफोलियो बनाया गया जहां पे हमने बोला कि सारी कंपनीज को एक मेजरमेंट के लिए एक 30 कंपनीज का जो टॉप 30 कंपनीज है उनका एक इंडेक्स बनाया गया और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया गया कि अगर टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू मान लेते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, जहां पे ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ था 78-79 में और पब्लिश हुआ पहली बार 1986 में, जिसने बीएसई सेंसेक्स स्टैब्लिश किया था। तो इसका जो वैल्यू लिया गया था वो 100 रुपीज लिया गया था 1 अप्रैल 1979 को। उसके बाद आज अगर आप देखोगे तो अगर हम बात करते हैं कि सेंसेक्स इज रनिंग एट 28,000 27,000, इसका मतलब क्या है? वो 100 की जो वैल्यू थी उस दिन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था उन 30 कंपनीज का और आज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस बीच में जो ग्रोथ हुई है, इंडेक्सेशन हुआ है, उसकी बात करते हैं। तो ये है बीएसई सेंसेक्स, एक इंडेक्स है 1979 पे 100 रुपीज की वैल्यू से स्टार्ट किया गया और आज जो मार्केट की वैल्यू है वो उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर इंक्रीज जो हुआ है उसको डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट पोर्टफोलियो एक यूनिक पोर्टफोलियो है, क्योंकि इस पोर्टफोलियो के अंदर सारी कंपनीज को हमने इंक्लूड कर लिया। अब इस मार्केट पोर्टफोलियो पे सिर्फ मार्केट की रिस्क होगी, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज की रिस्क नहीं होगी। इसका मतलब ये पोर्टफोलियो एक यूनिक पोर्टफोलियो है जो जनरल रूल को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? क्योंकि जनरल रूल ये बोलता है कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क के ऊपर सबसे ज्यादा रिटर्न मिलनी चाहिए और एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिटर्न के ऊपर सबसे कम रिस्क होनी चाहिए। लेकिन ये मार्केट पोर्टफोलियो एक यूनिक पोर्टफोलियो होगा क्योंकि इसके अंदर सारी सिक्योरिटीज को हमने क्लब कर दिया एक पर्टिकुलर सेगमेंट। ये मेजरमेंट के हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी को हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं जिसमें टॉप 30 कंपनीज को मेजर करते हैं सेंसेक्स के अंदर। उसी तरह से निफ्टी हो जाता है, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज जो कि एनएससी का एक इंडेक्स है।
तो ये पोर्टफोलियो भी एक यूनिक पोर्टफोलियो होगा। और ऑन अ कंसेप्ट बेसिस आप देखिए यहां पे हमने जो ग्राफ बनाया था उस ग्राफ के बेसिस पे आप ये एक एफिशिएंट फ्रंटायर था, तो इसका मतलब क्या होगा, समवेयर हियर this market portfolio will also be placed on this because market portfolio is the unique portfolio. इसको हम बोल देते हैं मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट पोर्टफोलियो यहां पे होगा। अब मार्केट पोर्टफोलियो को समझते हैं। अगर रिस्क और रिटर्न ग्राफ पे हम इसको देखें तो यहां पे इसकी रिस्क मान लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट है और इसकी रिटर्न ऑफ मार्केट। सारी सिक्योरिटीज इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे, जो भी एफिशिएंट सिक्योरिटीज है। ये रिस्क रिटर्न ग्राफ है एक्स और वाई एक्सिस पे। हमने कंसेप्ट देखा मार्केट पोर्टफोलियो का। मार्केट पोर्टफोलियो के कंसेप्ट में मार्केट पोर्टफोलियो एक यूनिक पोर्टफोलियो है और वो भी इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे होगा। क्यों? क्योंकि वो भी जनरल रूल को फॉलो करेगा। अब इस मार्केट पोर्टफोलियो की कंसेप्ट को डेवलप करने के बाद हमारे सामने आया कि अगर कोई भी सिक्योरिटी होती है तो सिक्योरिटी को कितनी रिटर्न मिलनी चाहिए। इसका मतलब एक और यहाँ पे एक मार्केट में एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी भी होती है। इसको ले लेते हैं रिस्क फ्री सिक्योरिटीज, आरएफ। आरएफ का कंसेप्ट क्या है कि इस सिक्योरिटी की यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेते हैं जिसके अंदर रिस्क 0 है लेकिन आपकी रिटर्न आरएफ है। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी इज गिविंग यू रिस्क फ्री रिटर्न। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक लाइन बनती है। इस लाइन को बोलते हैं हम सीएमएल, कैपिटल मार्केट लाइन। कैपिटल मार्केट लाइन, इसका कंसेप्ट क्या है वो हम देखेंगे। सीएमएल, अगर हम बात करें कि एक सिक्योरिटी एक्स यहां पे है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, तो उस सिक्योरिटी की रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होनी चाहिए अगर हम इस कंसेप्ट के बेस पे चलते हैं। तो यहां पे अगर हम रिस्क फ्री रिटर्न की बात करें तो रिस्क फ्री रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ। रिस्क फ्री सिक्योरिटी की रिस्क 0 होगी। मार्केट रिटर्न इज इक्वल टू आरएम। मार्केट रिस्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। इसका मतलब हमने इतनी रिस्क यहां से लेके यहां तक की रिस्क बियर करी तो हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम ये मिला यहां से लेके यहां तक का। यानी कि ये रिस्क अगर हम एडिशनली बियर करते हैं तो हमें मार्केट का रिस्क प्रीमियम कितना मिलता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू आरएम माइनस आरएफ। दिस इज द प्रीमियम। तो अगर हम मार्केट की रिस्क बियर करते हैं तो मार्केट का रिस्क प्रीमियम हमें मिलता है आरएम माइनस के आरएफ। तो अगर हम रेशियो निकालें तो एक यूनिट रिस्क के लिए कितना हमें प्रीमियम मिलेगा, तो प्रीमियम फॉर 1 यूनिट ऑफ रिस्क इज इक्वल टू आरएम माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। इस बेस पे ये हमारे लिए 1 यूनिट रिस्क का प्रीमियम हो गया। इसका मतलब अगर हम किसी भी सिक्योरिटी की बात करें, एक्स सिक्योरिटी जिसकी रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स है, तो इस सिक्योरिटी से प्रीमियम कितना मिलना चाहिए, सिक्योरिटी एक्स का प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी एक्स इज इक्वल टू आरएम माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स सिक्योरिटी का प्रीमियम है तो एक्स सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न आर एक्स इज इक्वल टू आर एफ प्लस प्रीमियम। एक्स सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी रिस्क फ्री रिटर्न एंड प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी एक्स। तो अगर हम सीएमएल कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं
जिसके अंदर किसी सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट करी जाए RX, तो RX विल बी RF प्लस RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन X। ये एक फॉर्मूला डेवलप होता है जिसके अंदर हम किसी भी सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर किसी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो उस सिक्योरिटी की रिटर्न ज्यादा होगी मार्केट के कंपैरिजन में, इस कैपिटल मार्केट लाइन के अकॉर्डिंग। अब इस कंसेप्ट पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की रिटर्न RF 8% की है और RM RF 8% और RM मान लेते हैं 12% की रिटर्न है। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 4 का है, 4% का, 4% आपका मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है। आप उस सिक्योरिटी की रिटर्न बताओ जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन X इज इक्वल टू 6 है, तो आप इसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ। 6% है तो अगर हम बात करें इस फॉर्मूले में तो RF 8%, मार्केट का रिस्क प्रीमियम इज RM 12%, दिस 8% प्लस 12% माइनस के 8% डिवाइडेड बाई मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 4, और सिक्योरिटी X की हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 6। आप देखिए तो 8% का रिस्क फ्री रिटर्न और सिक्योरिटी X का प्रीमियम कितना हो जाएगा 6% का, तो टोटल आपकी रिटर्न हो जाएगी 14% की। एक्सपेक्टेड रिटर्न शुड बी 14%। अगर हम कैपिटल मार्केट लाइन के हिसाब से चलें तो कैपिटल मार्केट लाइन क्या बोलती है? कैपिटल मार्केट लाइन एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करती है मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न के बीच में, और स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क रिटर्न के ऊपर जिस सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा उस सिक्योरिटी का मार्केट प्रीमियम के हिसाब से उस सिक्योरिटी का प्रीमियम ज्यादा होगा और उस सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा होगी। तो CML कैपिटल मार्केट लाइन एक रिलेशनशिप हमें बताती है कि हम किसी भी सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम के रेशो में।